तो बेटा देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन और कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। देखो इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आपको ये सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे सीबीएसई के। तो आप देखो ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन है। इस वाले को क्वेश्चन को देखो, ये दे रखा है 0 से लेके 1 लिमिट दे रखी है आपको, log 1 + x अपॉन में 1 + x² dx। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आप नॉर्मली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x की जगह पर। तो यहाँ पर हमें x की जगह पर tan थीटा पुट करना पड़ेगा। अगर आप फिर डेरिवेटिव करोगे तो dx tan का होता है secant स्क्वायर d थीटा। अब देखो अब आपको पता है जब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो अगर हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन करा है यहाँ पर तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जब x की जगह पर 0 है, यहाँ पर x की जगह पर 0 है ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि tan 0 पे 0 होता है। इसके बाद आपका जब x की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो tan थीटा आपको पता है 1 किस पे होता है, π/4 पे। तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी। तो ये लिमिट बन जाएगी 0 से π/4। यहाँ हो जाएगा log 1 + tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा, और dx की जगह पर आपका ये आ जाएगा। और आप यहाँ से देखोगे कि 1 + tan² थीटा है ना ये, तो 1 + tan² थीटा को आप secant² थीटा ले सकते हो, और यहाँ पर भी secant स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया। ये आप ध्यान से देखोगे तो अब ये बुक का क्वेश्चन ही बन गया हमारा, जो हमारा बुक का क्वेश्चन है बिल्कुल वही बन गया है। 0 से लेके π/4 log 1 + tan थीटा। तो अब आप यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर हम लोग 0 से लेके π/4 है log 1 + tan थीटा जो है ना, यहाँ पर आपको वो प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर a - x वाली, आपको याद होगा। उसमें क्या कहते हैं, थीटा, ये जो हमारी लिमिट होती है ना, अपर लिमिट -x लिखते हैं, तो यही आएगा यहाँ पर थीटा की जगह पर। तो ये 1 + tan π/4 माइनस थीटा हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर tan x - y की आइडेंटिटी लगाओगे, तो वो हो जाएगा tan x - tan y अपॉन में 1 + tan x tan y, ऐसे करके। तो tan π/4 होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 + tan थीटा, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो ये चीज़ ये और ये आ जाएगा आपका इस तरीके से। तो अब देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 + 1 बन जाएगा 2, और आपका नीचे आ जाएगा 1 + tan थीटा। तो ये आ जाएगा 0 से लेके π/4 log 2 1 + tan थीटा। तो आपको पता है log m अपॉन में log n वाली है, तो आप इसको log m, इसको लिख सकते हो आप log m - log n। तो वही करा हमने, देखो log m यानी log 2 - log n, और लिमिट सेम रहेगी आपकी। ये तो आपको पता है आराम से सॉल्व हो सकता है, ये इसका इंटीग्रेशन। और इसको आप क्या कर लोगे, i, ये आप ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ हमारी आई वाला बन गया। पीछे हम लोगों ने देखो तो यही था, 0 से लेके π/4 log 1 + tan थीटा, तो ये हमारा आई ही बन गया है ये इंटीग्रेशन के साथ, तो ये आई बन गया। और इसका इंटीग्रेशन करना तो आसान है, log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d थीटा का बन जाएगा थीटा, और फिर आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, तो इसका देखो थीटा बन जाएगा, तो अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट 0 है, ठीक है। तो यह जाएगा π/4 - 0, इस तरीके से। थीटा है ना, देखो ये π/4 - 0 log 2, यानी कि आप अब देखो ना, यहाँ पर हमारा आ जाएगा π/4 log 2, 2i की वैल्यू आ गई, माइनस आई उधर दिया था तो प्लस का आई बन जाएगा। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इसके यहाँ पर डिवाइड में, तो π/8 log 2, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद है ये सेकंड क्वेश्चन, ये है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर देखो ये cos² थीटा है ना, इसकी जगह पर 1 - sin² थीटा पुट कर दो। इसके बाद आप देखोगे आप मेजोरिटी चीज़ें साइन में ही आ गई, तो आप साइन थीटा को t पुट कर दो, तो आपका डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा = dt बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर t 3 आ जाएगा, और साइन थीटा की जगह पर t - 2। अब ध्यान से देखो cos थीटा d थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। और नीचे भी देखो जहाँ जहाँ अपना साइन थीटा था वहाँ पर t आ गया। अब ये नेगेटिव अंदर इंटू करके सॉल्व करोगे तो आपको ये बनेगा t² - 4t + 4। इसके बाद ये जो है ना, अगर आप इस पर इसका ब्रैकेट्स बनाओगे तो ये बन जाएगा t - 2 का होल स्क्वायर, ये रहा। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन में t - 2 और b अपॉन में t - 2 का होल स्क्वायर। और उसके बाद पता है आपको सॉल्व करते हैं हम लोग a और b की वैल्यू निकालते हैं, तो वही करना है हम लोगों को। तो कंपेयर करा हमने t वाली टर्म को, तो a की वैल्यू 3 मिल गई। कंपेयर करा आपने कांस्टेंट टर्म को, तो आपके पास ये इक्वेशन आई। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने a की जगह पर अगर आपने 3 पुट करा, तो आप सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। और ये जो a और b की वैल्यू है, बस हम लोगों को वो यहाँ पर पुट करनी है। अब आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये पता है आपको 1 अपॉन में x फॉर्मेट में, यानी ये बन जाएगा log, और ये है 1 अपॉन में x², तो ये बन जाता है आपका 1 अपॉन में x फॉर्मेट में। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और वापस से फिर क्या करना, t की जगह पर आप जो आपने पुट करा था ना साइन थीटा, वो आप पुट कर देगा यहाँ पर इस तरीके से। चलो अब ये हमारा है केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रखे हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन रिजल्ट इन विजन प्रॉब्लम, ओबेसिटी, स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, लो रिटेंशन प्रॉब्लम, ये सब बता रखा हमें कि ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने से, ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने से तो ये प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें बता रखी है। इसमें कह रहे हैं कि इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप 14 to 17 स्टूडेंट्स वेर कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स। स्टूडेंट्स को हमने 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करा और उनसे फीडबैक फॉर्म फिल करवाया हमने। पहला ग्रुप ऐसा ग्रुप था जिसमें जो कि क्या करते थे, 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते थे, ठीक है।
गेमिंग वेमिंग करते थे। तो सेकंड ग्रुप वो थे जो जो 2 से लेके 4 घंटे तक स्क्रीन को यूज़ करते थे पर डे, और तीसरा ग्रुप ऐसा था जो कि 2 घंटे पर डे यूज़ करता था, ठीक है, स्पेंड करता था, टाइम करता था 2 घंटे रोज़। तो ये बता रहे हैं कि जो पहला ग्रुप है उस जो हाई स्क्रीन टाइम था उसका 60% है। सेकंड ग्रुप वाले लोग हैं हमारे मॉडरेट वाले 30%, और तीसरे वाले जो हैं वो 10% हैं, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट 80% स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप वाले थे उनके 80% जो बच्चे हैं वो फेस करते हैं एंजाइटी और लो रिटेंशन इश्यूज़ को, और 70% जो सेकंड ग्रुप के लोग हैं वो एंजाइटी और रिटेंशन प्रॉब्लम फील करते हैं, और थर्ड ग्रुप वाले सिर्फ 30% होते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला है व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु सफ़र फ्रॉम एंजाइटी एंड लो रिटेंशन इन द क्लास। तो सबसे पहले आपको इवेंट यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। तो देखो इवेंट हमारा E1 पहला ग्रुप वाले को दिखा रहा है, E2 सेकंड ग्रुप को दिखा रहा है, और E3 हमारा थर्ड ग्रुप को दिखा रहा है। अब यहाँ पर इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि पूछ क्या रहे हैं। देखो ये पूछ रहे हैं टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सफ़र करेंगे एंजाइटी और रिटेंशन इशू को, ठीक है। तो ये हमारा ए इवेंट हो जाएगा। कितने लोग हैं जो कि एंजाइटी और इसके लो रिटेंशन के सिम्टम्स उनको फॉलो हुआ मतलब उनको होते हैं, तो वो हमारा ए इवेंट हो जाएगा, जो कि आपको बता रखा है कि बच्चे ये चीज़ फेस करते हैं। और अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप वाले निकालेंगे तो वो दे रखी थी 60%, उसको आप अगर फ्रैक्शन में करोगे तो 60/100। सेकंड ग्रुप वालों की भी 30% दे रखे थे तो वो 30/100 हो गया, और थर्ड ग्रुप वाले 10/100 हो गया। अब आप ध्यान समझना, ऐसे लोग जो पहले ग्रुप के हैं पर उनको एंजाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं वो 80% थे, तो वो ये हो जाएंगे। ऐसे लोग जो कि सेकंड ग्रुप के अंदर आते हैं पर फिर भी उनको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं वो होते 70% थे, तो वो ये आ जाएगा। और ऐसे लोग जो थर्ड ग्रुप के अंदर थे और उनको एंजाइटी फील हो रही है वो 30% थे, तो 30/100 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर निकालना है ए कि कितने टोटल ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल थ्योरम लगेगी हमारी, तो उसका फॉर्मूला यही होता है। और देखो सारी वैल्यूज हमारे पास आई, तो सॉल्व करके आ जाएगा 72%। सेकंड पार्ट में हम लोगों को बोला हुआ है एक स्टूडेंट को आपने सेलेक्ट करा रैंडमली, और ये पता चला आपको कि वो सफ़र कर रहा है फ्रॉम दी एंजाइटी और लो रिटेंशन इश्यूज से, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ही शी स्पेंड स्क्रीन टाइम मोर देन 4 आवर पर डे। 4 आवर पर डे वाला जो था आपको याद होगा वो E1 इवेंट है हमारा, और ये कह रहे हैं कि सफ़र फ्रॉम एंजाइटी यानी कि वो ए इवेंट है हमारा, ठीक है। तो देखो अब हम लोगों को निकालना क्या है, जिसको एंजाइटी हो रही है पर वो फर्स्ट ग्रुप का है, तो ये निकालना, यानी कि यहाँ पर लगेगी आपकी बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला ये रहा, और सारी वैल्यूज हमें दे रखी है तो हमने इसको इसे सॉल्व कर दिया। अब देखो दूसरी केस स्टडी क्या है, हमें कह रहे हैं LED बल्ब बता रखा है कि उनके एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ये सब करके बता रखा है। और ये बता रहा है कि कंपनी है जो कि न्यू टाइप ऑफ एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब बना रही है। कॉस्ट प्रोडक्शन और रिवेन्यू वाला बता रखा है, एक्स बल्ब जो है उनको लेके जनरेट कर रहे हैं तो उसको लेके बता रखा है, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, रिवेन्यू फंक्शन दे रखा है हम लोगों को। तो कह रहे हैं मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो कंपनी नीड टू एनालाइज दीज फंक्शंस यूजिंग कैलकुलस। तो कैलकुलस का यूज़ करके इनको एनालाइज करना है। तो पहले में कह रहे हैं कि डिराइव करो प्रॉफिट फंक्शन। तो देखो बेटा प्रॉफिट फंक्शन जब भी निकालना होता है वो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट से निकलता है। तो रिवेन्यू फंक्शन भी आपको दे रखा है, कॉस्ट फंक्शन भी आपको दे रखा है, तो रिवेन्यू में से माइनस कर दो कॉस्ट फंक्शन को, इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फंक्शन। सेकंड में कह रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालना है प्रॉफिट फंक्शन की। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है जो हमारा फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव करना होता है, और डेरिवेटिव करके बराबर 0 रखना होता है। तो डेरिवेटिव करके बराबर 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ रही है 18.75। थर्ड में कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर द क्रिटिकल पॉइंट कॉरस्पॉन्ड टू अ मैक्सिमम और अ मिनिमम प्रॉफिट बाय यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। कह रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके बताओ कि क्या क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमाइज हो रहे हैं या मिनिमाइज वाली चीज़ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज हो रहा है। तो अब देखो ये आपका फंक्शन था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो सिर्फ यही आ रहा है। और अब ध्यान से देखो अगर ये वैल्यू डाल भी दोगे तब भी ये नेगेटिव ही है, वैसे तो खैर एक्स का फंक्शन ही नहीं तो वैल्यू कहाँ डालोगे, तो ये नेगेटिव आ रहा है यानी लेस देन 0 आ रहा है। तो क्रिटिकल वैल्यू जो ये थी वो कॉरस्पॉन्ड क्या कर रही है आपको पता है, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसीलिए हमने इस पार्ट को भी कर लिया। और वाला पार्ट है इसमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई करो पॉसिबल प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो वैल्यू तो पॉइंट में आ रही है, अब पॉइंट में तो नहीं हो सकता है हमारा, तो ये कह रहे हैं कि आप पॉसिबल प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकती है जिससे मैक्सिमाइज होगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इफ द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड एक्सपेंडिचर ऑन मशीन, अगर रिसोर्सेज जो अवेलेबल है और एक्सपेंडिचर जो मशीन पे हमने अलाउ करा है वो मिनिमम 10 है बट 18 से ज़्यादा नहीं है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपको बताना है। तो देखो मैं प्रैक्टिकली 18 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही थी तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए प्रैक्टिकली हमारी वैल्यू क्या हो सकती है, 18 हो सकती है। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू एक्स की वैल्यू होती है आपको पता है वो आपको प्रॉफिट फंक्शन के अंदर डालकर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो वही हमने करके यहाँ पर सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल दी।